लास्ट लेक्चर में हमने ग्लाइकोसाइड्स के बारे में डिस्कस किया था। ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं कि जब अल्फ़ा या फिर बीटा ग्लूकोज को हम ट्रीट करते हैं मिथेनॉल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक कंडीशन, तो वहाँ पे मिक्सचर बनता है अल्फ़ा मिथाइल अल्फ़ा ग्लाइकोसाइड्स और मिथाइल बीटा ग्लाइकोसाइड्स का। तो उस केस में वहाँ पे एक तरह से क्या देखा था हमने कि जो साइक्लिक हेमी एसिटल की फॉर्म में मोनोसेकेराइड है वो अल्कोहल के साथ एसिडिक कंडीशन में रिएक्ट करके और वहाँ पे क्या बना रहा था, साइक्लिक एसिटल कंपाउंड, और उससे हम ग्लाइकोसाइड्स बोल रहे थे। उसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस की थी। नाउ नेक्स्ट है स्पेशल केसेस ऑफ ग्लाइकोसाइड्स। स्पेशल केसेस ऑफ ग्लाइकोसाइड्स का मतलब है कि जहाँ पे डाइसेकेराइड्स जो होते हैं, अब तक हमने डिस्कस किए हैं, मोनोसेकेराइड डिस्कस कर रहे हैं हम। डाइसेकेराइड्स और अदर ट्राइसेकेराइड्स, टेट्रासेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड्स के केस में हम देखेंगे कि आपस में जो मोनोसेकेराइड्स, जैसे डाई के केस में 2 मोनोसेकेराइड्स, ट्राई के केस में 3, 4, इस तरह से जो मोर देन 1 सेकेराइड्स यूनिट आपस में कंबाइन होती है वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू ही एक दूसरे से कंबाइन होती है। और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में किस तरह से कंबाइन होती है ओलिगो या फिर पॉलीसेकेराइड्स में, कि किसी एक मोनोसेकेराइड्स जो है उसका जो एनोमेरिक हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो अदर मोनोसेकेराइड के किसी अदर हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू कनेक्टेड होगा। और जब हम उस ओलिगोसेकेराइड्स या फिर पॉलीसेकेराइड्स को हाइड्रोलिसिस करते हैं, और हाइड्रोलिसिस सिर्फ और सिर्फ एसिडिक या फिर एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस की प्रेजेंस में ही वो ओलिगोसेकेराइड्स या फिर पॉलीसेकेराइड्स है वो हाइड्रोलाइज्ड होगा और मोनोसेकेराइड्स मॉलिक्यूल में चेंज होगा। फॉर एग्जांपल जैसे हमने सुक्रोज ले लिया है, सुक्रोज एक डाइसेकेराइड है। जब इसकी एंजाइमेटिक या फिर एसिडिक कंडीशन में हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तभी ये किस में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में। इसका मतलब ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज दो मोनोसेकेराइड यूनिट है, ये आपस में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से कंबाइन होके और सुक्रोज बनाती है। वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे डाइसेकेराइड्स जब हम चैप्टर डिस्कस करेंगे वहाँ पे, कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज है वो किस तरह से आपस में कंबाइन होते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, यानी कि कौन से का एनोमेरिक हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है और कौन से मोनोसेकेराइड्स का कोई एनोमेरिक हाइड्रोक्सी से अदर कौन सा हाइड्रोक्सी ग्रुप इंक्लूड होता है, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जहाँ हम पॉलीसेकेराइड्स डिस्कस करेंगे वहाँ पे क्लियर है। तो जहाँ पे सुक्रोज की हमने हाइड्रोलिसिस की तो दोनों ही मोनोसेकेराइड्स पार्ट थे, यानी कि दोनों ही कार्बोहाइड्रेट थे। लेकिन कुछ ऐसे डाइसेकेराइड्स या फिर पॉलीसेकेराइड्स होते हैं जब हम उनकी एसिडिक या एंजाइमेटिक कंडीशन में हाइड्रोलिसिस करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट पार्ट के साथ साथ या कार्बोहाइड्रेट फ्रेगमेंट के साथ साथ अदर देन कार्बोहाइड्रेट फ्रेगमेंट भी होती है। जैसे हमने आयरपिट्यूइन का एग्जांपल लेके चलते हैं। इसका जब हम एसिडिक कंडीशन में हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एक वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट पार्ट बनता है, यानी कि अल्फ़ा डी ग्लूकोज बनता है, और दूसरा ये नॉन कार्बोहाइड्रेट पार्ट है हाइड्रोक्विनोन। ये कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में तो आता ही नहीं है। तो ऐसे केसेस में जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट हो फ्रेगमेंट तो उसे बोलते हैं ग्लाइकोन, और जो कार्बोहाइड्रेट है यानी कि नॉन कार्बोहाइड्रेट फ्रेगमेंट है जैसे कि ये वाली, इसे बोलते हैं एग्लाइकोन। क्लियर है। और ये जो एग्लाइकोन है यानी कि नॉन कार्बोहाइड्रेट या फिर कार्बोहाइड्रेट से अदर देन जो भी फ्रेगमेंट्स है, ये यहाँ पे तो हाइड्रोक्विनोन है लेकिन ज़रूरी नहीं है कोई हाइड्रोक्सिक ग्रुप कंटेनिंग ही कंपाउंड हो। यहाँ पे हो सकता है कोई नाइट्रोजन कंटेनिंग भी हो, जैसे नाइट्रोजन बेस भी हो सकते हैं, पिरिमिडिन भी हो सकता है, प्यूरिन भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है आपका यहाँ पे कौन सा ओलिगोसेकेराइड्स या फिर पॉलीसेकेराइड्स है। तो बाकी हम इसका डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम डाइसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड डिस्कस करेंगे वहाँ पे। नेक्स्ट है कन्फर्मेशंस ऑफ ग्लाइकोसाइड्स। कन्फर्मेशन ऑफ ग्लाइकोसाइड्स में क्या होता है, जस्ट हमने ये देखा कि जो ग्लूकोज हम लेके चल रहे हैं, चाहे अल्फ़ा आइसोमर लो चाहे बीटा आइसोमर लो, उसका जो एनोमेरिक कार्बन है उस पे जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है जस्ट वही एल्कोक्सी में कन्वर्ट हो रहा है। और जहाँ हम मिथेनॉल के साथ ट्रीट कर रहे हैं अगर, तो वो किस में कन्वर्ट होगा, मिथॉक्सी में। तो
तो अगर ये स्ट्रक्चर देखा जाए, यहाँ पे अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप हो तो ये स्ट्रक्चर किसकी है, ये है ग्लूकोपायरानोज फॉर्म है। लेकिन ग्लाइकोसाइड्स है वो वहाँ पे क्या होगा, OCH3। तो इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी यहाँ पे, सबसे पहले ग्लाइकोसाइड्स की नेमिंग में भी हमने देखा था, सबसे पहले नेम जो एल्कोक्सी पार्ट आया, अगर हम मिथेनॉल के साथ ट्रीट करते हैं तो मिथाइल, देन अल्फा डी, और किसका ग्लाइकोसाइड है, ये ग्लूकोज का है। देन क्या लिखेंगे, ग्लूको फॉर्म कौन सी है, पायरानोज, तो पायरा नो, और जब ग्लाइकोसाइड है तो पायरानोसाइड। क्लियर है। ये जो कन्फर्मेशन है, अगर यहाँ पे ये अल्फा फॉर्म है तो इसकी बीटा क्या होगी, जिस हाइड्रोक्सी है वो क्या आएगा, अप। तो ये फॉर्म कौन सी है, मिथाइल बीटा डी ग्लूकोपायरानोसाइड। क्लियर है। इसी तरह जब हम फ्रक्टोज को डील करते हैं मिथेनॉल के साथ तो वहाँ पे क्या बन जाएगा, फ्रक्टोज का ग्लाइकोसाइड्स। अगर आप ये कन्फर्मेशन देखो और यहाँ पे अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप हो तो ये किसकी कन्फर्मेशन है, फ्रक्टोज की है, अल्फ़ा डी फ्रक्टोज की। लेकिन अगर हम इसका मिथेनॉल के साथ ट्रीट करते हैं तो वहाँ पे ग्लाइकोसाइड्स बनेगा और हाइड्रोक्सी पार्ट है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, मिथॉक्सी से। तो इसकी अगर नेमिंग दें हम तो क्या हो जाएगा, मिथाइल अल्फ़ा डी, किसका है ये ग्लाइकोसाइड, फ्रक्टोज का है। देन फ्रक्टो, और फॉर्म कैसी है, पायरानोज है, देन पायरा नो, और ग्लाइकोसाइड है तो नोज का ई है वो ई किससे रिप्लेस हो जाएगा, इड से। तो ये हो जाएगा मिथाइल अल्फा डी फ्रक्टोपायरानोसाइड। और अगर हमें बीटा बनाना है तो जस्ट क्या होगा, ये OCH3 ग्रुप है, ये यहाँ पे अबव द रिंग हो जाएगा, अप साइड आ जाएगा। तो ये हो जाएगा मिथाइल बीटा डी फ्रक्टोपायरानोसाइड। तो ग्लाइकोसाइड की कन्फर्मेशन है वो क्या होगा, क्योंकि 6 मेंबर्ड है, साइक्लिक रिंग है, तो चेयर कन्फर्मेशन है वो ज़्यादा स्टेबल है। तो जैसे ग्लूकोपायरानोसाइड की बनाई आपने, ग्लूकोपायरानोज एंड फ्रक्टोपायरानोज बनाई थी, सिमिलर ऐसी ही होगी। जस्ट डिफरेंट क्या होगा कि जो एनोमेरिक हाइड्रोक्सी ग्रुप है उसकी जगह क्या होगा, एनोमेरिक हाइड्रोक्सी ग्रुप की जगह मिथॉक्सी ग्रुप होगा, अगर हम मिथेनॉल के साथ ट्रीट करके ग्लाइकोसाइड्स बना रहे हैं तो। क्लियर है। तो इस तरह से हमने किस तरह से ग्लूकोज से ग्लाइकोसाइड बनता है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ ईथर। अब तक हमने ये देखा कि जब हम किसी भी एक आइसोमर को लेते हैं, ग्लूकोज के या फ्रक्टोज के या राइबोज के, यानी कि किसी भी मोनोसेकेराइड्स के, और उसको जब हम मिथेनॉल के साथ ट्रीट करते हैं एसिडिक कंडीशन में, तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ एनोमेरिक कार्बन पे जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो रिप्लेस हो रहा था मिथॉक्सी ग्रुप से। यानी कि वहाँ पे क्या बन रहा था, मिथाइल, जैसे ग्लूकोज का केस लेके चलें तो मिथाइल अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज। लेकिन बाकी जो पोजीशन पे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सब पे जो हाइड्रोक्सी थे वो अफेक्ट नहीं हो रहे थे। अगर हमें उन हाइड्रोक्सी को भी कन्वर्ट करना है एल्कोक्सी पार्ट में, अगर एल्कोक्सी पार्ट में कन्वर्ट करेंगे तो किसकी फॉर्मेशन होगी, ईथर की। ईथर क्या होते हैं, जैसे नॉर्मली ईथर में जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ROR, या फिर आप सिंपली ये भी बोल सकते हो COC। इस तरह का फंक्शनल ग्रुप है वो, तो वो ईथर होता है। तो इसी तरह यहाँ पे एनोमेरिक वाला तो कन्वर्ट हो गया है एक तरह से, यहाँ पे COC। तो एनोमेरिक से हट के जितने भी हाइड्रोक्सी है वो तो अनअफेक्टेड है। तो अगर हम मोनोसेकेराइड्स के ग्लाइकोसाइड्स को रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ, डाईमिथाइल सल्फेट के साथ, और इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो उस केस में जो एनोमेरिक हाइड्रोक्सी ग्रुप है उसका तो ऑलरेडी मिथॉक्सी में कन्वर्ट हुआ है, उसको छोड़ के बाकी जितने भी हाइड्रोक्सी ग्रुप है सब किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, मिथॉक्सी में। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन या फिर पर मिथाइलेशन, क्योंकि हर एक हाइड्रोक्सी पे मिथॉक्सी ग्रुप आ रहा है तो उसे पर मिथाइलेशन भी बोल सकते हैं। जैसे जहाँ जहाँ यहाँ सेकंड पे हाइड्रोक्सी था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मिथॉक्सी। इस पोजीशन पे हाइड्रोक्सी था तो ये भी किससे कन्वर्ट हो जाएगा, मिथॉक्सी से। यहाँ पे भी OCH3, यहाँ पे भी CH2OH की जगह OCH3। तो अब देखो हर जगह ये भी COC, यहाँ पे भी COC, यहाँ पे भी कार्बन
ऑक्सीजन कार्बन। और यहाँ पे भी जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है ये तो ऑलरेडी था, ग्लाइकोसाइड्स ही लेके चल रहे हैं। तो जब हम किसी मोनोसेक्राइड्स के ग्लाइकोसाइड्स को सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में डाइमिथाइल सल्फेट के साथ ट्रीट करते हैं तो वहाँ पे जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है सारे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, मिथॉक्सी में। यानी कि जो भी हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो अल्काइल डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे और विच हैविंग COC लिंकेज, यानी कि ईथर की फॉर्मेशन हो जाती है। और इनकी ईथर की हम नेमिंग कैसे देंगे, जैसे जो भी हम एल्कोक्सी पार्ट यहाँ पे लेके आ रहे हैं उसकी नेमिंग को कैसे करेंगे, जो भी अल्काइल ग्रुप लेके आ रहे हैं उसके आगे हम लगा देंगे O, क्योंकि ऑक्सी और वो अल्काइल ग्रुप। यहाँ पे हम क्या लेके आ रहे हैं, मिथाइल लेके आ रहे हैं, तो ऑक्सी मिथाइल, और कितने आ रहे हैं वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम नेमिंग देते हैं इस ग्लाइकोसाइड्स की। कौन सा ग्लाइकोसाइड्स है ये, मिथाइल ग्लाइकोसाइड्स है यहाँ पे। और फिर आप दो नेमिंग, अगर ये फर्स्ट है तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो जो ऑक्सीजन पे मिथाइल ग्रुप कहाँ कहाँ आया है, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे एंड सिक्स्थ पे, इन पे आया है। तो मिथाइल के बाद आप लिखो 2, 3, 4, 6, ठीक है। 6 कितने हो गए टोटल, यहाँ पे लिखो टेट्रा, और टेट्रा के बाद आप लिखो ऑक्सी मिथाइल। और पूरा कंपाउंड कैसा है, अल्फा डी ग्लूको पायरानोसाइड। क्लियर है। तो इस तरह से हम ईथर की फॉर्मेशन कर सकते हैं बाय एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन और परमिथाइलेशन के केस में। अब अगर ये जो परमिथाइलेटेड ग्लाइकोसाइड्स है इसको जब हम डाइल्यूट एसिड के साथ ट्रीट करते हैं, डाइल्यूट एसिड के साथ ट्रीट करने से वहाँ पे क्या होगा, HCl भी ले सकते हो या फिर नॉर्मल डाइल्यूट एसिडिक कंडीशन में आप H3O पॉजिटिव भी दिखा सकते हो। इस केस में यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका सिर्फ और सिर्फ ये एनोमेरिक पोजीशन पे मिथॉक्सी ग्रुप है ये हाइड्रोलाइज्ड होगा और बाकी एज इट इज़ रहेंगे। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एसिटल फॉर्म है, और एसिटल फॉर्म किस कंडीशन में हाइड्रोलाइज होती है, एसिडिक कंडीशन में। तो बाकी ये जस्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH ग्रुप में, और बाकी है वो सेम रहेगी। तो अगर ड्यूरिंग एसिडिक कंडीशन में हाइड्रोलिसिस करते हैं और हम प्रोडक्ट बनाएं तो वहाँ पे क्या बनेगा, हर एक पोजीशन पे सेम दिखा दो, जस्ट जो एनोमेरिक पोजीशन पे मिथॉक्सी है वो हाइड्रोलाइज होके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH, एंड बाकी है वो एज इट इज रहेंगे। क्लियर है। तो ये प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट मेथड है वैसे नॉर्मली परमिथाइलेशन का, कि इससे हम रिंग साइज़ भी डिटरमाइन कर सकते हैं। और रिंग साइज़ कैसे डिटरमाइन करते हैं, ये हम पहले जहाँ पे हमने ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज की रिंग साइज़ डिटर्मिनेशन की थी वहाँ पे इस रिएक्शन का हमने यूटिलाइजेशन देख लिया है कि क्या सिंथेटिक एप्लीकेशन या फिर किस तरह से इम्पॉर्टेंट होता है। क्लियर है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, यानी कि एस्टर कैसे बना सकते हैं। तो मोनोसेक्राइड्स को हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं इसके एस्टर डेरिवेटिव में, और वो किस तरह से करेंगे। अब आपको भी पता है नॉर्मल रिएक्शन जो हाइड्रोक्सी की लेके चलें, अगर हाइड्रोक्सी कंटेनिंग ग्रुप है, जैसे अल्कोहल के चैप्टर में भी आपने डिस्कस किया होगा, लास्ट सेमेस्टर में किया है हमने, कि जब हम अल्कोहल को एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ ट्रीट करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एस्टर में। तो सिमिलर वे में रिएक्शन यहाँ होगी जब हम किसी मोनोसेकेराइड्स को ट्रीट करते हैं विद एसिटिक अनहाइड्राइड एंड ए वीक बेस कैटलिस्ट pyridine की प्रेजेंस में। एसिटिक अनहाइड्राइड यानी कि CH3, C डबल बॉन्ड O एंड C डबल बॉन्ड O CH3। एसिटिक अनहाइड्राइड के केस में यहाँ पे क्या होगा कि जो नॉर्मल रिएक्शन कैसे होती है, इसका मैकेनिज्म, जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप में ये जो हाइड्रोक्सी पार्ट है ये क्या करता है, इसमें से किसी एक कार्बोनिल पे अटैक करता है और यहाँ से इसका रिमूवल,
और यहाँ पे फिर ये ऑक्सीजन वाला पार्ट है वो इस एसीटेट पार्ट से अटैच हो जाता है और खुद किस में, जैसे ROH की रिएक्शन दिखाते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, O, और ये किससे कनेक्टेड हो गया है, अब C डबल बॉन्ड OCH3, और यहाँ से ये एसीटेट अनायन और यहाँ से H ऐसे एसिटिक एसिड निकल जाते हैं। तो जो अल्कोहल का हाइड्रोक्सी पार्ट है वो अब किस में कन्वर्ट हो गया है, यहाँ पे एसीटेट पार्ट में। तो इसी तरह यहाँ जितने भी हाइड्रोक्सी ग्रुप है उनको हम एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो भी क्या हो जाएंगे, यहाँ पे एस्टर डेरिवेटिव बना देंगे और एसिटाइलेशन हो जाएगा। तो इस केस में अगर हम प्रोडक्ट देखें तो जहाँ जहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है वहाँ पे एसिटाइल ग्रुप दिखा देंगे, क्या बनेगा, OC डबल बॉन्ड OCH3। ऐसे इस केस में OC डबल बॉन्ड O, हर जगह आप एसिटेट ग्रुप है वो अटैच कर दो। क्लियर है। तो इस तरह से हम इजीली एस्टर बना सकते हैं और ये रिएक्शन है वो बहुत स्पेसिफिक रिएक्शन है। यहाँ पे अगर हम नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे अल्फ़ा आइसोमर लेंगे तो डेरिवेटिव जो मिलेगा वो भी एस्टर डेरिवेटिव वो भी अल्फ़ा ही मिलेगा। अगर हम बीटा लेते हैं तो भी प्योर फॉर्म में बीटा डेरिवेटिव ही मिलेगा। स्पेसिफिक रिएक्शन है, यहाँ पे मिक्सचर नहीं मिलेगा। क्लियर है। तो अब इसी के साथ ही आपका जो मोनोसेकेराइड्स का पार्ट है वो कंप्लीट होता है, यानी कि आपके सिलेबस का जो फर्स्ट यूनिट है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डाइसेकेराइड्स एंड पॉलीसेकेराइड्स इन नेक्स्ट लेक्चर्स।